एपिसोड शुरू होता है। सोआ क्लास में बैठी होती है। वो सोचती है, कल किसी तरह मैं हैरिस को समझा पाई कि वो युन को उसकी मदद करने दे। युन को समझना बहुत कठिन है। सच बताऊं तो मुझे खुद भी ये नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। आखिर यूसियोंग के ऊपर किस तरह का कर्ज है। तभी अचानक सोआ के पास जीवॉन आती है। वो सोआ से कहती है, तुम मुझे उस कर्ज के बारे में बताओ। ये सुनकर सोआ हैरान हो जाती है। वो चौंक कर जीवॉन की ओर देखती है। जीवॉन कहती है, मुझे योसियोंग के कर्ज के बारे में जानना है सोआ। अब हैरिस, सोआ, जीवॉन और यून एक साथ में होते हैं। सोआ जीवॉन को हैरिस के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सारी बातें सुनकर जीवॉन सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, पर यूसियोंग के अजीब बर्ताव से इसका सेंस भी बनता है। तो तुम कह रही हो कि उस कार एक्सीडेंट के बाद यूसियोंग की बॉडी पर इस ड्यूक का कब्जा हो गया है और तब से सोआ इसकी देखभाल करते हुए आ रही है। सोआ और हैरिस कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। जीवॉन गुस्से से कहती है, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला जब तक योंग ने मुझे आकर इस बारे में नहीं बताया। और तुमने मेरे बजाय इसके लिए युन से मदद मांगी, जबकि तुम उससे अभी कुछ वक्त पहले ही मिली हो। युन कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में शुरुआत से ही पता था। सोआ जीवॉन से कहती है, मेरा युन को इस बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था, पर इसने खुद ही किसी तरह से इस बारे में सब पता लगा लिया। जीवॉन आह भरते हुए कहती है, काश तुमने मुझे ये पहले ही बता दिया होता सोआ। सोआ सोचती है, मैं नहीं चाहती थी कि जीवॉन को यूसियोंग के बारे में इस तरह से पता चले। कहीं वो मुझ पर गुस्सा तो नहीं है। जीवॉन हैरिस की ओर हाथ बढ़ाकर कहती है, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं समझ पाई कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा था। मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हें बुरी नज़रों से देखा। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने से रिलेटेड कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बताना। मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। हैरिस जीवॉन से हाथ मिलाकर कहता है, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये देखकर सोआ सोचती है, चलो शुक्र है जीवॉन इस सबसे राजी है। युन हैरिस की ओर देख रहा होता है। उसे योसियोंग की बॉडी पर एक काले धुएं जैसी चीज दिख रही होती है जिसे उसने एक कर्ज का नाम दिया था। जीवोन के साथ दोस्त बन जाने पर उसकी बॉडी से निकल रहा ये काला धुआं थोड़ा गायब होने लगता है। अब सोआ क्लास में बैठे हुए योसियोंग के ऊपर लगे कर्ज के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है, हैरिस किसी नोवेल का कैरेक्टर नहीं है और मैंने कभी भी किसी को हमारी दुनिया में इस तरह आने के बारे में नहीं पढ़ा। ये सब सोचते हुए सोआ परेशान हो जाती है। वो मन में कहती है, यहाँ बैठकर सोचने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लाइब्रेरी जाकर ट्राई करना चाहिए। वो स्कूल की लाइब्रेरी में आ जाती है। वो किसी किताब को तलाशते हुए सोचती है, किस तरह की किताब रैमियम से ज़्यादा अच्छे से जुड़ी हो सकती है। क्या मिडिल एज की बुक सही होगी। उसे मिडिल एज के सीक्रेट्स की किताब मिल जाती है। वो किताब थोड़ी ऊंचाई पर रखी होती है, इसीलिए सोवा उस तक नहीं पहुंच पा रही होती है। तभी उसके पीछे से युन वहां आकर कहता है, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए निकाल दूं। सोवा उसे अचानक वहां देखकर चौंक जाती है। यून उसे वो किताब देते हुए उससे पूछता है, तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रही हो। सोवा कहती है, मैं भी तुमसे यही पूछती हूँ। यून बताता है, मैं तो एक किताबी कीड़ा हूँ। मैं हमेशा ही यहाँ अपना वक्त बिताने आता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर तुम अक्सर यहाँ आती हो तो कम से कम एक बार तो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। असल में सोवा लाइब्रेरी में बड़ी मुश्किल से ही कभी जाती है। वो कहती है, मैं यहाँ ये देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे यहाँ की किताबों में कर्ज को लेकर कुछ मिल जाए। युन कहता है, तो क्या इसीलिए तुम ये किताब देखना चाह रही थी। पर तुम ये सब अकेले क्यों कर रही हो। योसियोंग कहाँ पर है। हैरिस ने सोवा के लाइब्रेरी जाकर किताब में हल ढूंढने वाले प्लान को रिजेक्ट कर दिया होता है। युन सोवा से कहता है, चलो हम बैठकर साथ में इसे पढ़ते हैं। वैसे मैं अपनी एक किताब पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ। सोवा ब्लैक मैजिक वाली किताब को पढ़ने लगती है, पर उसे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उस बुक को बंद कर देती है। सोवा युन को गौर से देखते हुए सोचती है, मैंने समझा कि ये किताब पढ़ने वाली बात को लेकर मजाक कर रहा है, पर युन तो इस किताब को काफी ध्यान लगाकर पढ़ रहा है। वो युन से पूछती है, तुम क्या पढ़ रहे हो। वो मर्डर मिस्ट्री की एक किताब पढ़ रहा होता है। सोवा उसे देखकर कहती है, ये तो थोड़ा डरावना है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें थ्रिलर्स पसंद है। युन कहता है, हाँ। सोवा बताती है, मुझे रोमांटिक नोवेल पढ़ना पसंद है, पर तुम्हें थ्रिलर्स क्यों पसंद है। युन कहता है, मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें अपराधी के बारे में पता लगाना होता है। मैं सोचता हूँ कि यह पता लगाना कि क्राइम किसने किया है, ये काफी मजेदार होता है। सोवा उसे बताती है, भले ही मुझे डरावनी मूवी से परेशानी नहीं होती है, पर मैं थ्रिलर्स और सस्पेंस को नहीं देख पाती हूँ।
मुझे भूतों से ज्यादा इन लोगों से डर लगता है। यून हंसते हुए कहता है, मैं भी इससे सहमत हूँ। भूत काफी साधारण होते हैं। वैसे तुम्हें इस किताब में कुछ मिला? सोआ कहती है, नहीं, ये सब बेकार है। यून उससे पूछता है, क्या तुम मेरी किताब पढ़ना चाहोगी? सोआ कहती है, नहीं, मैं इसे ही देखती हूँ। किसे पता, शायद मुझे इसमें कुछ मिल जाए। यून सोआ की ओर देखते हुए सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये किसी दूसरे के लिए इतना सब क्यों कर रही है। यून सोआ को पैर से परेशान करने लगता है और उसकी स्लीपर्स निकाल देता है। सोआ कंफ्यूज होकर यून से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? यून कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। सोआ पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? यून कहता है, कुछ भी तो नहीं। सोआ कहती है, तो फिर चुपचाप तुम अपनी किताब पढ़ो। तो इस तरह सोआ ने कुछ दिन उस कर्ज के बारे में पता लगाने में गुजार दिए। अगले सीन में वो चारों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी यून कहता है, मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया। सोआ कहती है, तुम्हें क्या मिल गया? यून बताता है, मैं अभी पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, पर इस कर्ज को ठीक करने का एक जरूरी हिस्सा लोग हैं। हैरिस उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यून बताता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कभी कभी तुम्हारे आसपास की काली एनर्जी थोड़ी हल्की हो जाती है। तुम लोगों के साथ मैंने ये नोटिस किया है कि तुम्हारी एनर्जी रिएक्ट करती है जब तुम दूसरे लोगों से बातचीत करते हो। सोआ उससे पूछती है, तुम कह रहे हो कि यूसियोंग की ये एनर्जी इंसानों के साथ होने पर रिएक्ट करती है? यून कहता है, मैं अभी कोई पक्का जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये अच्छा होगा अगर मैं यूसियोंग को दूसरे लोगों के साथ में देखूं। इससे मुझे इस बारे में किसी कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। वो उन तीनों से पूछता है, क्या तुम लोग इस वीकेंड पर फ्री हो? वो तीनों कहते हैं, हाँ, हम इस वीकेंड पर फ्री हैं। तो वीकेंड पर यून उन तीनों को एक जगह पर लेकर आता है। वहाँ की एक आंटी उन सबसे कहती हैं, तुम लोग जरूर वो वॉलंटियर्स होगे जिन्होंने आज के लिए रजिस्टर किया है। सोआ सोचती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग एक चाइल्ड केयर सेंटर में एक वॉलंटियर के तौर पर काम करने जा रहे हैं। पर हैरिस यून को गुस्से से घूर रहा होता है। वो चाइल्ड केयर की आंटी उनसे कहती है, मैं तुम लोगों को दो ग्रुप्स में बांट देती हूँ। क्या तुम में से किसी के छोटे भाई बहन हैं? अगर नहीं भी हैं, फिर भी तुम लोग एक प्ले टाइम वॉलंटियर्स बन सकते हो। जीवॉन उन्हें बताती है, मेरी एक 6 साल की छोटी बहन है जो कि अभी किंडरगार्टन में है। आंटी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी यून हैरिस के पास आकर उन आंटी से कहता है, यूसियोंग की बच्चों के साथ काफी बनती है। इसने कहा है कि इसे एक प्ले टाइम वॉलंटियर बनना अच्छा लगेगा। हैरिस धीरे से यून से पूछता है, मैंने भला ऐसा कब कहा? यून कहता है, तुम्हें याद है ना, तुम यहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हो, इसीलिए तुम सारा दिन सिर्फ सफाई ही नहीं कर सकते। तो इस तरह योस्योंग यानी हैरिस और जीवॉन प्ले टाइम वॉलंटियर बन जाते हैं। सोआ और युन को सफाई करने के लिए वॉलंटियर बना दिया जाता है। तो इस तरह हैरिस के कर्ज की जांच चाइल्ड केयर में वॉलंटियर के काम के जरिए शुरू होती है। जीवॉन और हैरिस बच्चों के साथ ओरिगामी डिजाइन कर रहे होते हैं। ओरिगामी एक तरह की जापानीज पेपर आर्ट होती है। चाइल्ड केयर के सभी बच्चे जीवॉन के साथ में होते हैं, जबकि हैरिस अकेले ही सन्नाटे में बैठा होता है। जीवॉन बच्चों को ओरिगामी बनाना सिखा रही होती है। कोई भी बच्चा हैरिस के पास नहीं आ रहा होता है। हैरिस एक बच्चे को देखकर सोचता है, मुझे दयालु होना होगा। वो अपने हाथ में कैंची लेकर उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए इसे काट सकता हूँ। वो बच्चा हैरिस से डर जाता है और दौड़कर जीवॉन के पास चला जाता है। हैरिस सोचता है, कोई भी बच्चा मेरे साथ खेलना नहीं चाहता है। वो जीवॉन से कहता है, तुम बच्चों की देखरेख करने में काफी अच्छी हो। जीवॉन कहती है, मुझे इसकी आदत है, क्योंकि मैं घर पर अक्सर अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती हूँ। मुझे लगता है कि तुम इकलौते हो, यूसियोंग के भी कोई भाई बहन नहीं है। हैरिस बताता है, एक ड्यूक होने के कारण मैं ज्यादा बच्चों के आसपास नहीं रहता हूँ। इसके बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं। हैरिस और जीवॉन दोनों ही इंट्रोवर्ट्स हैं, जिससे उनके बीच की सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। वो दोनों साथ में कुछ कहने चलते हैं, तभी वो दोनों चुप हो जाते हैं। जीवॉन कहती है, पहले तुम कह सकते हो। हैरिस कहता है, नहीं, पहले तुम बोल सकती हो। जीवॉन कहती है, मुझे पता है कि मैं तुमसे ये पहले भी कह चुकी हूँ, पर बहुत सी गलतफहमी की वजह से तुम मुझे काफी अजीब लगते थे। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम सोआ से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे और यूसियोंग दोनों के लिए बेहतर होगा। इस बात से हैरिस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जीवॉन कहती है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोआ और यूसियोंग के बीच में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता है। अब हैरिस उस नोटबुक के बारे में सोचता है जो उसे यूसियोंग के अपार्टमेंट के ड्रॉर में मिली थी। वो नोटबुक यूसियोंग की जर्नल डायरी थी। उस जर्नल के एक पन्ने में यूसियोंग ने लिखा था, ये सच है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं अब भी सोआ से नफरत करता हूँ। हैरिस जीवॉन से कहता है, क्या तुम उस दिन जो हुआ उसके बारे में बात कर रही हो?
तभी वहाँ का एक बच्चा जोर से रोने लगता है। वो जीवॉन से कहता है, चानो ने मेरी रैबिट फाड़ दी। जीवॉन उस बच्चे के दोस्त चानो को ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी वो भी रोना शुरू कर देता है। ये सिचुएशन देखकर हैरिस हैरान हो जाता है। इधर सोवा और यून बच्चों के खिलौनों को साफ कर रहे होते हैं। सोवा उन बच्चों के रोने की आवाज सुनकर कहती है, लगता है बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वो खिलौनों को पोंछते हुए कहती है, मैं हैरिस पर नजर रखती आ रही हूँ और वो बच्चों के साथ थोड़ा शर्मीला है। यून कहता है, वैसे तुम बच्चों के साथ प्ले टाइम वॉलंटियर क्यों नहीं बनी? सोवा कहती है, मुझे यहाँ ये काम करना ज्यादा ठीक लगा, पर मैं भी यही बात सोच रही थी कि तुम्हें यूसियोंग के कर्ज की जांच करने में आसानी होती अगर तुम उसके साथ प्ले टाइम वॉलंटियर होते। युन सोवा से कहता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं वहां होता तो मैं उन बच्चों के पीछे ही भागने में बिजी होता और योसियोंग की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। सोवा कहती है, हाँ इस बात में तो सेंस है। वैसे क्या तुमने अभी तक कुछ नोटिस किया? तभी युन को वहां पर कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो वहां से जाते हुए कहता है, एक सेकेंड रुकना। सोवा, क्या तुम झाड़ू ला सकती हो? आओ हम टूटी हुई चीजों को साफ करने चले। सोवा उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो युन? दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। एक बच्चे का हाथ एक प्लांट पॉट से टकरा जाता है जिससे कि वो पॉट जमीन पर गिर जाता है। तभी युन उन दोनों बच्चों को पॉट से चोट लगने से पहले ही पकड़ लेता है। ये देखकर सोवा शॉक्ड हो जाती है। युन उन बच्चों से कहता है, इस तरह दौड़ना खतरनाक हो सकता है। सोवा युन के पास आते हुए उससे पूछती है, युन क्या तुम ठीक हो? युन सोवा से पूछता है, क्या तुम झाड़ू लाई? सोवा कहती है, वो तो मैं भूल गई, पर तुम्हारा पैर? युन कहता है, मैं ठीक हूँ, ये तो बस थोड़ी सी खरोच है, पहले हमें इन टुकड़ों को साफ करना होगा। वो सब साफ करने के बाद सोवा युन के पैर में आई खरोचों पर बैंडेज लगाने लगती है। युन कहता है, शुक्र है कि ये चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी। सोवा कहती है, वहां जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया युन, ये इससे भी बुरा हो सकता था। युन सोवा से पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं थोड़ा अजीब हूँ? सोवा कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? युन कहता है, मैं ये पता कर सकता हूँ कि कोई घटना कब घटने वाली है। सोवा कहती है, इस बात को लेकर पहली बार मैं थोड़ा सरप्राइज हुई थी, पर अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। मेरा मतलब हैरिस भी तो किसी दूसरी दुनिया से एक ड्यूक है। पर सच में मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने इससे पहले भी बड़े एक्सीडेंट्स को होने से रोकने में मेरी हेल्प की है। युन मुस्कुराकर सोवा की ओर गौर से देखने लगता है। वो सोवा के सर पर हाथ रखकर कहता है, बस तुम ये मत भूलना सोवा कि तुम अब भी अपनी जिंदगी के लिए मेरी कर्जदार हो। सोवा उससे कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और फिश केक बार दिलाऊं? युन हंसकर कहता है, ठीक है। तभी वहां चाइल्ड केयर की वही आंटी उनके पास आती हैं। वो सोवा से कहती हैं, अगर आपके पैर में बैंडेज लग गया हो तो क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए आ सकती हैं? सोवा कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। सोवा उनके साथ चली जाती है। इधर हैरिस बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। बच्चे उसकी स्टोरी सुनते हुए काफी डरे हुए लग रहे होते हैं और बाद में वो सब रोना शुरू कर देते हैं। हैरिस बच्चों को बहलाने के लिए चाइल्ड केयर सेंटर में अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो बच्चों के साथ गेम खेलता है और ड्राइंग करता है, पर इस सब का कोई फायदा नहीं होता। सारे बच्चे उससे डरकर जीवॉन के पास चले जाते हैं। वो सोचता है, क्या लोगों से छोड़ दिए जाने के बाद ऐसा ही महसूस होता है? मैं इन छोटे छोटे प्राणियों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो सारे बच्चे जीवॉन से कहते हैं, चलो हम सब कार्ड गेम खेलते हैं जीवॉन। जीवॉन कहती है, मैं भी ये खेलना चाहती हूँ, मगर हम सब एक साथ इसे नहीं खेल सकते। हम साथ में बोर्ड गेम खेल सकते हैं और तुम में से कुछ लोग यूसियोंग के साथ में कार्ड गेम खेल लेना। ये सुनकर हैरिस सोचता है, ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है। तुम लोग मेरे पास आओ, मैं अब तक का सबसे बेस्ट प्लेमेट हूँ। एक बच्ची हिचकिचाते हुए जीवॉन के पास आकर उससे कहती है, मुझे इनसे डर लगता है। ये बात सुनकर हैरिस थोड़ा दुखी हो जाता है। वो सोचता है, मैं इन लोगों का साथ पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों है? चाइल्ड केयर के बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। हैरिस कहता है, मैं भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, पर कोई भी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। इस तरह हैरिस दुखी होकर खुद को बेकार महसूस करने लगता है। हैरिस सोचता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। देन चाइल्ड केयर में लंच का टाइम हो जाता है, पर हैरिस का चेहरा अब भी उतरा हुआ होता है। सोवा उससे पूछती है, तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा है? हैरिस कहता है, सोवा मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं बच्चों का साथ पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उनमें से कोई भी मुझे अपने आसपास नहीं चाहते हैं। मुझे पता है कि तुम सोचती हो कि मेरे शाप का लेना देना लोगों से है, पर मुझे नहीं लगता कि ये तरकीब कुछ काम करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, क्योंकि वो सब मुझे रिजेक्ट ही करेंगे।
हैरिस की ऐसी निराशा भरी बातें सुनकर सोआ और यून उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, नहीं योस्योंग, तुम तो बहुत अच्छे और स्मार्ट हो। तुम्हें बस केवल थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। सोआ परेशान होकर सोचती है, लगता है इन बच्चों ने हैरिस की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। भले ही हैरिस ऊपर से कठोर होने का एक्ट करता है, पर दिल से वो काफ़ी सेंसिटिव है। वो हैरिस से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें बच्चों के साथ काम करना पसंद है और तुम इसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को इस बात का एहसास है कि तुम कितने अच्छे हो। हैरिस दुखी मन से सोआ से कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को किसी तरह मुझसे कोई फ़ायदा मिलेगा। सोआ कहती है, ये सच नहीं है। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिसे वो सब तुमसे सीख सकते हैं। वो सोचती है, हैरिस आखिर किस चीज़ में बेहतर है। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो कहती है, मैं समझ गई। वह हैरिस को लेकर उन बच्चों के पास आती है। सोआ कहती है, क्या तुम में से किसी को स्वॉर्ड फाइट में इंटरेस्ट है? अगर तुम में से कोई इसे सीखना चाहता हो तो योस्योंग इसमें ग्रेट है। पर वो बच्चे अभी भी उससे डर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा एक्साइटेड होकर उनसे पूछता है, क्या सच में? सोआ कहती है, हाँ, योस्योंग एक अमेजिंग स्वॉर्ड मास्टर है, पर तुम्हें नहीं पता होगा कि ये होता क्या है। पर छोड़ो भी, योस्योंग स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो देखती है कि वहाँ कुछ खिलौने वाली तलवार हैं। सो वो उनमें से एक खिलौने वाली तलवार हैरिस को देती है। वो हैरिस से कहती है, चलो हम मुकाबला शुरू करें। हैरिस कहता है, ये सब क्या है सोआ? सोआ उसे इशारा करके कहती है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। अब वो दोनों बच्चों के सामने अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनकी ये फाइटिंग देखकर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड लग रहे होते हैं। तभी सोवा अपनी तलवार छोड़ देती है और ज़मीन पर बैठ जाती है। वो हैरिस से कहती है, तुम एक काबिल अपोनेंट हो। मैं अपनी हार एक्सेप्ट करती हूँ। ये देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। उन बच्चों को ये स्वॉर्ड फाइटिंग काफ़ी कूल लगती है। वो हैरिस के पास आकर कहते हैं, मैं तुमसे ही सीखना चाहता हूँ। मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। योस्योंग, तुम मुझे भी ये सिखाओ। इससे हैरिस भी खुश हो जाता है। वो बच्चों से कहता है, ठीक है, मैं पहले तुम लोगों को ढंग से तलवार पकड़ना सिखाता हूँ। जीवॉन बच्चों से कहती है, तुम लोग पहले अपना खाना तो खत्म करो। युन हैरिस की ओर देख रहा होता है। हैरिस के पास से उसके कर्ज की काली एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों की छुट्टी हो जाती है। बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए वहां आते हैं। चाइल्ड केयर की आंटी सभी को उनकी हेल्प के लिए शुक्रिया कहती हैं। सोआ कहती है, हमने भी यहाँ अच्छा समय बिताया। एक बच्चा घर जाते समय इमोशनल हो जाता है। वो हैरिस से कहता है, योस्योंग, तुम मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ और स्वॉर्ड फाइटिंग करना चाहता हूँ। सोआ उन दोनों को देखकर सोचती है, लगता है ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए हैं। हैरिस सीरियस होकर उस बच्चे से कहता है, मुझे पता है कि तुम एक दिन एक शानदार स्वॉर्डमैन बनोगे। जब तुम बड़े और मैच्योर हो जाओगे मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। वो लड़का हैरिस से कहता है, यस मास्टर। वो दोनों ये मास्टर और चाइल्ड वाला ड्रामा कर रहे होते हैं। तभी सोआ हैरिस को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, ठीक है, अब चलने का समय हो गया है। हैरिस कहता है, रुको, मुझे अभी और बात करनी है। सोआ कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है। वो आंटी से कहती है, इस सब के लिए आपका शुक्रिया मैम। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। युन कहता है, क्या हम सब कैफ़े चलें? हम वहाँ आराम से बात कर पाएंगे। देन कैफ़े में आने पर सोआ युन से पूछती है, क्या तुमने आज कुछ नोटिस किया? हैरिस को अब भी उस बच्चे की याद आ रही होती है। सोआ युन के जवाब को लेकर काफ़ी एक्साइटेड लग रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। जीवॉन कहती है, वाओ क्या टाइमिंग है। सोआ कहती है, माफ़ करना, ये मेरा फ़ोन है। सोआ कॉल उठाती है। ये कॉल पुलिस स्टेशन से आया होता है। पुलिस ऑफिसर सोआ को बताते हैं, हमने आपकी की गई रिपोर्ट को लेकर आपको कॉल किया है। जैसा कि आपने हमें जानकारी दी थी, हमने उस घटना की जांच की है। हमने सिक्योरिटी कैमरा को चेक किया और आपकी बताई गई गाड़ी के बारे में पता किया। इसके बावजूद हमें आपकी रिपोर्ट की गई गाड़ी नहीं मिली। ये भी हो सकता है कि उस कार की लाइसेंस प्लेट नकली हो, पर यह अजीब बात है कि हमें वो गाड़ी किसी भी सिक्योरिटी कैमरा में नहीं मिली। तो ना चाहते हुए भी सबूतों की कमी होने के कारण हम इस केस को यहीं बंद कर रहे हैं। सोवा उनसे कहती है, ठीक है, आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया। कॉल एंड होने पर जीवॉन सोवा से पूछती है, पुलिस तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? सोवा उसे बताती है, मैंने उनसे उस ट्रक को ढूंढने को कहा था जो कि योस्योंग को टक्कर मारकर कहीं गायब हो गया था, पर उन्हें वो ट्रक कहीं पर भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वो उस सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आया है। इसीलिए अब वो लोग इस केस को बंद कर रहे हैं। जीवॉन हैरानी से कहती है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रक कहीं हवा में गायब हो गया होगा। इसके अलावा कोई मरते मरते बचा है और वो इस तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक सकते। युन कहता है, मेरे ख्याल से इस फोन कॉल की टाइमिंग भी परफेक्ट है। ऐसा हो सकता है कि अब वो गाड़ी एग्जिस्ट ही ना करती हो। सोवा पूछती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है?
यून बताता है, कभी कभी किस्मत की बनावट में कुछ ट्विस्ट होता है और वो चीजें हमारी दुनिया में आ जाती हैं जो इससे पहले कभी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये इंसानों की क्षमता से परे होता है। तो चलो इसके बारे में लॉजिक से सोचते हैं। एक बड़े से ट्रक से टकराने के बाद एक नॉर्मल इंसान को मर जाना चाहिए था, पर यूसियोंग पूरी तरह से ठीक था। इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि वो ट्रक हमारी दुनिया का था। उसे शायद यूसियोंग के शरीर पर हैरिस के कब्जा करने के कारण से ही बनाया गया था। किस्मत को बिना कारण के नहीं बदला जा सकता। हम अधिकतर टीवी शोज और वेब कॉमिक्स में यही देखते हैं कि लोग कार से टकराकर किसी दूसरे के शरीर में चले जाते हैं। हम इस दुनिया में यही करते आए हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि हम इस सिचुएशन को लॉजिक से नहीं हल कर सकते, बल्कि इसमें तो कुछ भी लॉजिक है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर इसने यहाँ आने पर कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दिखाई होगी और ऐसी चीजें की होगी जो कि हमारी दुनिया के नियमों के अनुसार नहीं थी। सोआ और हैरिस ध्यान से यून की बातें सुन रहे होते हैं। हैरिस सोचता है, तो क्या इसीलिए मैं योसियोंग की बॉडी में वो सारी चीजें कर पाया? मुझे लगता है कि मेरी टाइकेंडो की परफॉर्मेंस भी इसकी बॉडी की क्षमता के अनुसार ही थी। ये सब सुनने में बकवास लग रहा है, पर इसकी बातों में दम है। हैरिस यून से कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुमने इस कर्ज के पीछे का सच जान लिया है? यून कहता है, हाँ, तुम्हारा ये कर्ज लोगों से जुड़ा है। मैं इसको लेकर श्योर हूँ। ये उन चीजों से जुड़ा है जिनका रिलेशन रिश्तों से है। एग्जाम्पल के तौर पर प्यार और स्नेह। तुम्हारे आसपास की काली एनर्जी उस वक्त बढ़ गई थी जब तुम उन बच्चों से दूरी महसूस कर रहे थे, पर सोर्ड फाइटिंग के समय जब तुम बच्चों के साथ में थे, ये एनर्जी गायब हो गई थी। तो यही वो वजह है जिससे मुझे लगता है कि तुम्हारा ये कर्ज लोगों के साथ तुम्हारे रिश्ते पर रिएक्ट करता है। वैसे जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो तुम्हारी ये एनर्जी काफी स्ट्रांग हो जाती है। हैरिस कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। युन हैरिस से कहता है, पर मेरे ख्याल से ये कर्ज जरूर प्यार से जुड़ा है, पर मैं अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे काम करता है। शायद ये एनर्जी उन लोगों के साथ से कमजोर पड़ जाए जिन्हें तुम अच्छे से जानते हो। तो तुम दोस्त बनाने के बारे में क्या सोचते हो? हैरिस सोचता है, ये लड़का दोबारा से मुझे चिढ़ा रहा है। यून हैरिस से कहता है, पर सच में तुम्हें लोगों से अच्छे से पेश आने की पूरी कोशिश करनी होगी। अब स्कूल में फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई होती है। सोवा सोचती है, यून की बदौलत अब हम उस कर्ज के बारे में कुछ नई चीजें जान पाए हैं। हम सब इस बात पर सहमत हुए हैं कि हमें भविष्य में रिश्तों से जुड़ी कई तरह की चीजों को आजमाना चाहिए। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हम हैरिस को वापस भेजने के एक कदम पास आ गए हैं, पर मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। अभी के लिए मुझे प्रेजेंट पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह समय बीतता गया और स्कूल फेस्टिवल को केवल एक दिन बचा। स्कूल फेस्टिवल के एक दिन पहले सोवा तैयारियां कर रही होती है। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से सोवा और हैरिस को वहाँ का सारा काम संभालना पड़ रहा होता है। सोवा ब्लैक बोर्ड पर एक पेपर लगा रही होती है। वो सोचती है, ये थोड़ा ऊंचाई पर है, इसके लिए मुझे किसी लंबे पर्सन की जरूरत होगी। वो हैरिस की ओर देखती है, जिसे बस अभी ही सारे काम से छुट्टी मिली होती है। सोवा उससे कहती है, योसियोंग, क्या तुम इसका एक कोना पकड़ सकते हो? हैरिस कहता है, तुम मजाक कर रही हो। मैं आखिरकार किसी तरह से थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ पाया हूँ, और तुम? तभी उसे युन की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें लोगों के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करनी होगी। वो सोवा की मदद करने के लिए उस पेपर का एक कोना पकड़ लेता है। इस तरह सोवा और हैरिस एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। सोवा सोचती है, जरा रुको, ये थोड़ा अजीब है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हैरिस मुझे पीछे से हक कर रहा है। वो एक झटके से हैरिस से दूर हट जाती है। सोवा कहती है, तुम इसे पकड़े रहना, मैं इसे लगाने के लिए बोर्ड पर टेप लगाती हूँ। वो उस पेपर को बोर्ड पर चिपका रही होती है, पर वो दोनों ही काफी अजीब सा फील कर रहे होते हैं। ये काम खत्म करने के बाद वो दोनों बैठकर आराम करने लगते हैं। सोवा कहती है, इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। हैरिस कहता है, ठीक है। पर तभी उनकी क्लास में एक मैम आकर उन दोनों से कहती हैं, क्या तुम दोनों मेरे साथ टीचर्स रूम में आ सकते हो? और इस तरह उन्हें एक और काम मिल जाता है। सोवा कहती है, लगता है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हैरिस कहता है, ये सच में पूरी तरह से गलत है। आखिर पूरी क्लास में यूसियोंग ने ही क्लास का प्रेसिडेंट बनना क्यों डिसाइड किया? काश मैं उसे जोर का पंच मार पाता। सोआ हंसते हुए कहती है, तुम खुद को एक पंच मार सकते हो, पर आओ हम चलें। हमें इन फेस्टिवल पोस्टर्स को पूरे स्कूल में लगाना होगा। लगता है दूसरे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव भी काम पर लगे हैं। चलो हम भी अपना काम शुरू करते हैं। उन पोस्टर्स को लगाते हुए सोआ हैरिस से कहती है, मुझे खुशी है कि हम कुछ तरकीब खोज रहे हैं। पहले जब तुमने यूसियोंग की बॉडी पर कब्जा किया था, मैं फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर काफी बिजी थी। लेकिन अब तुम सब कुछ समझ गए हो और अब फेस्टिवल को सिर्फ एक दिन बचा है। और सबसे बड़ी चीज, युनका धन्यवाद, उसकी वजह से हमें इस कर्ज के बारे में पता चला। हैरिस कहता है, तुम उसकी बात मत करो, मुझे उससे चिढ़ है।
तभी यून उनके पीछे से आकर कहता है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? सोवा कहती है, ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यून कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैरिस चिढ़कर कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? सोआ यून को बताती है, क्योंकि हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे टीचर ने हमें ये पोस्टर्स स्कूल में लगाने को दिए हैं। यून कहता है, वाओ, मुझे पता था कि यूसियोंग क्लास प्रेसिडेंट है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम भी वाइस प्रेसिडेंट हो सोआ। सोआ पूछती है, क्या तुम्हारी क्लास भी फेस्टिवल को लेकर काफी बिजी है? यून कहता है, इस बारे में तो पूछो ही मत, मैं यहाँ छिपने के लिए आया था। तभी हैरिस सोआ से कहता है, हमें अपने काम को दोबारा से शुरू करना चाहिए सोआ। वो गुस्से से यून से कहता है, तुम हमारा ध्यान भटकाना बंद करो और तुम अपनी क्लास में जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने बिजी हैं? यून कहता है, तो तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? हैरिस कहता है, बिल्कुल भी नहीं। यून सोवा के पास आकर उससे कहता है, सोवा, योसियों कितना मतलबी बन रहा है, लगता है वो भूल गया कि मैंने उससे दूसरों से अच्छे से पेश आने को कहा था। सोवा यून से कहती है, यून, तुम्हें हैरिस को टीज करना बंद कर देना चाहिए। और हैरिस सही कह रहा है, हम काफी बिजी हैं। यून सोवा से कहता है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा क्लास स्नैक बार बूथ ओपन कर रहा है। सोवा कहती है, हाँ, और तुम्हारा क्लास क्या कर रहा है? यून सोवा को बताता है, हमारे क्लास का प्लान हॉन्टेड हाउस का है, वैसे मेरा एक खुद का भूत भी है। उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देखकर हैरिस का दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी यून कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यूसियोंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मारना चाह रहा है। फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर तुम दोनों को गुड लक। सोवा कहती है, तुम्हारा भी शुक्रिया। ये कहकर यून वहां से चला जाता है। उसके जाने पर हैरिस सोवा से पूछता है, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए? सोवा कहती है, हमें उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। यून सच में काफी अच्छा और फनी है। हैरिस इस पर सोवा से आर्ग्यू करने लगता है। देन इस तरह स्कूल फेस्टिवल का दिन आ जाता है। घर से निकलते वक्त सोवा हैरिस से पूछती है, क्या आज तुम मेरे साथ में स्कूल नहीं जाना चाहते हो? हैरिस कहता है, हाँ, दरअसल मुझे अभी कुछ काम है। सोवा वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, पर याद रहे तुम लेट ना होना। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को ही सारी चीजों की देखरेख करनी होती है। हैरिस कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। हैरिस सोचता है, सोवा ने स्वॉर्ड फाइट में बेहतर बनने के लिए काफी मेहनत की है, ये अच्छा होगा कि मैं उसके लिए एक तोहफा ले लूं। देन हैरिस एक फ्लावर शॉप में आता है। वहाँ की वर्कर उससे पूछती है, आप किस तरह के फूल लेना चाहेंगे? हैरिस कहता है, गिफ्ट करने के लिए मैं कुछ छोटे फूल चाहता हूँ, ये हमारा स्कूल फेस्टिवल है। वर्कर कहती है, ये तो काफी क्यूट है, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है? हैरिस कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरी कई बार मदद की है, इसीलिए मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। वर्कर कहती है, हमारे पास कई तरह के फूल हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। हैरिस वहाँ के फूलों को देखने लगता है। वो गुलाब को देखकर सोचता है, ये काफी खूबसूरत है। तभी उसे वहाँ एक अजीब सी महक आती है। तो ये उसी सेंट की खुशबू होती है जिसे उसने आखिरी बार रैमियम राज में अपने बाथ में स्मेल की थी। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है।